सपना पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट खुद कभी भी पीक 15 यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक कभी नहीं आए। राधानाथ सिकदर साहब ने इस ऊंचाई को उन्होंने नापा पहली बार। हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। इस समय हम काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए। और ये हेलीकॉप्टर है जिसमें हम जाएंगे। पूरी तैयारी हमने कर ली है, मोटी जैकेट ले ली है और बताया ऐसा गया है कि वहाँ पर -10 के आसपास, -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। हमारे कैप्टन ने जो हमें वहाँ पर ले जाएंगे वो आपको बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाना क्या है और ये सफ़र, ये जो जर्नी है ये कैसी होगी। कैप्टन साहब आप बताएं। We are traveling to Kalapathar, which is next to the Everest Base Camp. So what we will do today is with this machine, H125. जब आप हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग करते हो इस तरह के हेलीकॉप्टर में तो वज़न, जो वेट रेशियो होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत कम वज़न, और इसीलिए ये बता रहे हैं कि आगे जाके ये अपना जो फ्यूल है उसको भी डंप करेंगे। उसके बारे में बताइए आप। What happens is higher you go, the performance of the helicopter decreases. So at sea level, this helicopter can carry more than 1200 kilos if you sling it. But over at base camp, my load will be actually around 270. So there's a vast difference. Another factor here is since we are going towards altitude, you might have problem breathing or headache or something. So that is normal. Okay. Because you are not used to the altitude. So that's why if you have any problems, just tap me at the back and we have extra oxygen for you. You can use that. Then you'll feel good. And water, drink plenty of them. It might be a little cold, that will help you a lot. Right. Those are the main things. तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भारतीय हैं, एक बार ज़रूर आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहिए और माउंट एवरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी उसके आपको एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आएगी वो उसका एक अलग ही मज़ा होगा जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, और जब हम जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आपको और बहुत अच्छी तस्वीरें वहाँ से हम दिखाएंगे। ओके, वी हैव टू गो फ्रॉम देयर। कैन आई सिट हियर? ओह रियली? सो आई विल गेट द बेस्ट व्यू। ओके, सो बहुत ही अच्छा अनुभव है। हेलीकॉप्टर में आगे आज बैठ के जाएंगे और फिर यहाँ से अच्छा व्यू मेरे ख्याल से और कोई मिल नहीं सकता। तो आप भी हमारे साथ साथ रहिए और माउंट एवरेस्ट का बहुत ही शानदार व्यू अब से थोड़ी देर के बाद आपको मिलने वाला है। जगह के ऊपर से हम उड़ रहे हैं, इसे कहते हैं चीरी। पहले एक छोटा गांव हुआ करता था, अब छोटा सा एक टाउन बन गया है। और अब से 20-30 साल पहले जो लोग भी माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के जाते थे, वो इसी रूट से जाते थे। और
आप हेलीकॉप्टर स्पीड कर रहे हैं सर के, तो अब माउंट एवरेस्ट पहुंचने के और बेहतर तरीके हो गए, लेकिन 20-30 साल पहले यहीं से माउंट एवरेस्ट जाते थे। अपने सामने देख रहे हैं, यही है माउंट एवरेस्ट। करीब ले जाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये है माउंट एवरेस्ट। सबसे पीछे की चोटी आपको दिखाई दे रही है, ये माउंट एवरेस्ट। एयरपोर्ट पर हम लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट के बहुत करीब है, और ये इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि छोटी सी पट्टी है पहाड़ के ऊपर, हवाई पट्टी, और आपको वहाँ लैंड करना होता है, और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम कहाँ लैंड कर रहे हैं, और आप समझ पाएंगे। और हम अब माउंट एवरेस्ट के बहुत ही करीब है, ठीक सामने माउंट एवरेस्ट देखिए। पायलट बता रहे हैं, तो अभी आप नीचे देख रहे हैं एक छोटा सा जो ट्रैक है, ये वो ट्रैक है जब माउंट एवरेस्ट के लिए आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं, पीछे मैंने भी आपको दिखाया, यहीं से आप जाते हैं, और ये 10 से 12 दिन का ट्रैक है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की जो असली ट्रैकिंग होती है, जो जर्नी है, वो यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से जहाँ से ऊपर उड़ रहे थे।
पहुंच गए हैं। और एवरेस्ट के हम पीछे से, एक अप्रोच तो ये है कि हम सामने से जाएं, और एक है कि हम पीछे से होते हुए और एवरेस्ट के पीछे से फिर सामने निकल कर आएंगे। तो ये जो जिस पहाड़ से हम जा रहे हैं, इसके पीछे एवरेस्ट है, और हम घूम कर एवरेस्ट की तरफ जाएंगे अभी। यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी चोटियाँ हैं, लगभग 8,000 मीटर के ऊपर की हाइट वाली चोटियाँ हैं, सब 8,000 के ऊपर है। और अब हम यहाँ से पहाड़ों के बीच में से होते हुए यहाँ से अब एवरेस्ट की तरफ जाएंगे। ये देखिए अब, ये आपके सामने ये है माउंट एवरेस्ट। मेरे ख्याल से हमारे लिए इससे करीब पहुंचना और संभव नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट है, 8,800 से ज़्यादा मीटर से ज़्यादा ऊंचा वो पर्वत जिस पर लोग जाने का सपना देखते हैं, जिसके बारे में आप सब लोग पढ़ते आए हैं, तस्वीरें देखते आए हैं। लेकिन आज ये मौका मुझे मिल रहा है कि मैं खुद से इसे माउंट एवरेस्ट को इतना करीब से देख पा रहा हूँ, और इसकी तस्वीरें ले पा रहे हैं हम। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मैं खुद बना रहा हूँ अपने फोन से, और ये एक अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत। पूरी दुनिया से ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया के ऊपर आ गए। जनवरी में यहाँ सबसे ठंडा मौसम होता है, और आज यहाँ एक भी पर्वतारोही नहीं है, कोई नहीं है, यानी बेस कैंप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसलिए इस समय आप कह सकते हैं कि बेस कैंप बंद है, और क्योंकि कोई भी इस समय माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं, सो बेस कैंप को इनएक्टिव कर दिया गया। जब बेस कैंप एक्टिव होता है तब यहाँ एक हेलीपैड बनाया जाता है, और उस हेलीपैड पे फिर आप लैंड कर सकते हो। इसलिए हम बेस कैंप पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बेस कैंप के बिल्कुल बगल में एक और जगह है, उसके बहुत बहुत करीब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये बेस कैंप के बहुत करीब अब हम लैंड करने वाले हैं, और यहाँ हम लैंड कर रहे हैं। तो आप समझिए ये एक सपना पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है। आप देखिए कितने करीब हैं हम एवरेस्ट से। थोड़ा मैं आपको चलकर बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है। इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, और इस जगह को कहते हैं
काला पत्थर। और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है, ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। यहाँ हमारा हेलीकॉप्टर है पीछे देखिए। यहाँ हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसे चलते चलते आपको दिखाता हूँ, आप आते जाएंगे। जब हम और थोड़ा सा वॉक करेंगे देखिए अब हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि मुझे थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही है जितना सियाचिन का होता है। अब एकदम हड्डियों में ठंडी हवा अंदर तक लग रही है, और इस समय यहाँ टेम्परेचर शायद -10 के आसपास होगा। हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारे आसपास नहीं है। मैं हूँ, मेरा कैमरा पर्सन है संजीत और मैं, हम यहाँ पर अकेले हैं। और हमारे पायलट हैं, और पायलट हमारे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर को उन्हें ऑन रखना है। इस हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा फ्यूल अभी है नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारा फ्यूल नीचे उसको हटा दिया, क्योंकि इतना वज़न लेकर हेलीकॉप्टर यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक आ नहीं सकता था। तो हेलीकॉप्टर का इंजन जो है वो ऑन रहेगा जब तक हम यहाँ रहेंगे, हेलीकॉप्टर बंद नहीं होगा। लेकिन हमारे अलावा, संजीत के और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अब आप सोचिए, चारों तरफ पहाड़ हैं, सामने माउंट एवरेस्ट है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फीली चोटियां हैं, और शायद हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर इस समय जहां इंसान पहुंच सकता है, हम वहां पर खड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है, एक बहुत बड़ी एक ऐसी फीलिंग जिसको कि शायद आप यहाँ आने के बाद ही महसूस कर पाएंगे। जब इतने ऊपर हाइट पर आप होते हैं तो शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है, और मुझसे गलती ये हो गई कि मैं जो अपने ग्लव्स दस्ताने लाया था वो हेलीकॉप्टर में ही छूट गए, और अब हाथों से जो है हाथों के ज़रिए ठंड अंदर तक जा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा एक बार हेलीकॉप्टर तक जा सकूं। हालांकि अब इतनी सर्दी है कि यहाँ पर वहाँ तक जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम लग रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज इस जगह से। इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, एक नेपाल के ज़रिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के ज़रिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं, और यहाँ के ज़रिए भी आ सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था, 1852 में। और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने उन्हें ये काम दिया था, राधानाथ सिकदर को, कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिकदर ने इस ऊंचाई को नापा, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ थे जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम
राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। और यहाँ आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज मैं यहाँ राधानाथ सिकदर साहब को याद कर रहा हूँ आप सबके बिहाफ पर, हर भारतीय की तरफ से, कि राधानाथ सिकदर साहब ने इस ऊंचाई को, इस माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई को उन्होंने नापा पहली बार। इतना बड़ा काम किया उन्होंने और हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। जाने का मन यहां से बिल्कुल नहीं कर रहा है। यह हमारे लिए कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं है। जी न्यूज़ की टीम यहां तक आ गई है और एक अजीब सी, एक बड़ी खुशी भी हो रही है। और जिसको आप कहते हैं कि एक, जिसको फिलोसफिकल टर्म्स में आप ये कहते हैं कि आप, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से ऊपर उठ गए हैं, पूरी दुनिया से आप कट गए हैं और यहाँ आने के बाद एक अजीब, एक शांति का अनुभव आपको हो रहा है। सारी धरती, सारी दुनिया यहाँ से नीचे दिखाई दे रही है और अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा यहाँ पर ओम चैंट करने का मन कर रहा है कि यहाँ जोर से हम ओम बोलें और वो ओम शांति की जो ध्वनि है वो इस पूरे इस घाटी में वो गूंजेगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया। मैं यहाँ तक इतना करीब से माउंट एवरेस्ट को देख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसी जगह खड़ा रहूँगा जहाँ सामने मेरे माउंट एवरेस्ट रहेगी। देखिए, ये है माउंट एवरेस्ट, जो पीछे काला पहाड़ आप देख रहे हैं। कितने करीब, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मेरे ख्याल से -10 से टेम्परेचर और नीचे ही होगा यहाँ पर, जिस तरीके से शरीर हमारा रिएक्ट कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर हैं, जितना देर हो सकेगा उतनी देर हम कोशिश करेंगे। आसमान देखिए, बिल्कुल नीला आसमान है। इस समय हम 8,848 फीट की जो मीटर की ऊंचाई है एवरेस्ट की। और ये जो जनवरी का महीना होता है, ये यहाँ सबसे ठंडा महीना होता है और जनवरी के महीने में यहाँ कोई नहीं आता। सबसे मुश्किल समय है, क्योंकि इसीलिए ये जो बेस कैंप आप देख रहे हैं ना, देखिए ये बेस कैंप है। ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बेस कैंप है। तो गर्मियों में, जून में, जुलाई में यहाँ पर लोग आते हैं बेस कैंप में। और अभी यहाँ बेस कैंप में कोई भी नहीं है, एक आदमी यहाँ पर नहीं है, नोबडी इज देयर। और इस बेस कैंप में उस समय भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं, जी न्यूज़ के अलावा आज यहाँ कोई नहीं। और जनवरी यहाँ सबसे मुश्किल समय माना जाता है आने का। जनवरी में इसलिए कोई आना भी नहीं चाहता। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि जनवरी में यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो है -26। तो अभी -10-15 के आसपास हो सकता है। रात होते होते, शाम होते होते यहाँ -26 टेम्परेचर हो जाएगा। तो अब मेरे भी हाथ जमने लगे हैं और यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। दिमाग पर थोड़ा दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, इसलिए जो थॉट्स है, विचार भी हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और दिमाग से जो आपका जो एक कांटेक्ट जैसा है, कहते हैं कि जो आपके विचार दिमाग प्रोसेस करता है, जो आप बोलते हैं, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना चैलेंजिंग है। और यहीं से फिर बेस कैंप से जो पर्वतारोही होते हैं
जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं वो यहीं से निकलते हैं और फिर चढ़ाई करके ऊपर तक जाते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे स्पेशल सेल्फी, वीडियो सेल्फी। मेरे पीछे माउंट एवरेस्ट है और मैं माउंट एवरेस्ट के इतने करीब आ गया हूँ और आज यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं है मेरे अलावा और माउंट एवरेस्ट के अलावा। और इतनी ऊंचाई पर जब आप आते हैं और आप देखते हैं तो दुनिया को देखने का आपका एक नज़रिया बदल जाता है और यहाँ से आपको दुनिया बहुत खास नज़र आती है। लेकिन आपको ये भी पता चलता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। भगवान ने प्रकृति में कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई और यहाँ मन तो करता है कि यहाँ से जाए, यहाँ बैठे मेडिटेशन करने के लिए, योग का जप करने के लिए इससे बेहतर जगह मैं यहाँ बैठूँगा और मेडिटेट करूँगा और आप सबके यहाँ हम पहुँचे कैसे हैं वही आप ठीक सामने हेलीकॉप्टर हमने उतार दिया है अपना, देखिए। और इसी हेलीकॉप्टर से अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर का इंजन बंद करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम रहेंगे थोड़ी देर और ये जो अनुभव है इसका कोई जवाब नहीं, इससे अच्छा कोई अनुभव नहीं हो सकता। आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, आपको जो ज्ञान की प्राप्ति और जो क्या कहना चाहिए और जो अनुभूति यहाँ है, शांति, वो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया में और कहीं है। तो ये मेरे जीवन का सबसे स्पेशल साइन ऑफ होगा जहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि सुधीर चौधरी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से या माउंट एवरेस्ट के ठीक सामने से जी न्यूज़ के लिए, आप सब के लिए और भारत के लिए। नमस्कार, जी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शीरी। देशहित में जी न्यूज़ हमेशा देश से कहता है कि सच कहना और सच दिखाना आसान नहीं और इसीलिए देश में कुछ लोग सबसे ज्यादा विरोध जी न्यूज़ का करते हैं। हमारा विरोध किसान आंदोलन में भी हो रहा है क्योंकि जी न्यूज़ ने ही सबसे पहले देश को बताया था कि किसान आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का सच बताने का खतरा सबसे पहले जी न्यूज़ ने उठाया और हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। किसान आंदोलन की कवरेज से जी न्यूज़ को बैन कर दिया गया, लेकिन खालिस्तान की साजिश का जो सच हमने देश को बतलाया वो कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया। केंद्र सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में बताया कि किसान आंदोलन पर जी न्यूज़ की रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है। आज हमारे पास किसान आंदोलन में खालिस्तान वाली सोच का एक और वीडियो आया है। इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, आपकी स्क्रीन पर वही वीडियो है। आज जहां आंदोलन कर रहे किसानों को हैप्पी लोहड़ी कहना चाहिए, वहां देश के पीएम के लिए मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। आज हम आपको फिर से सबूतों के साथ बताएंगे कि किसान आंदोलन में खालिस्तान कैसे अपना एजेंडा चला रहा है। अस्सी जवान शहीद करा दे मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। लोहड़ी जलाकर देश के प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु जाप करने वाले ये लोग किसान हैं या खालिस्तान? साडा देश बेच के खा गया मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने वालों का रिमोट कंट्रोल किसानों के हाथ में है या खालिस्तान के हाथ में? साडियां जमीनां नूं हथ पा लिया वे मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू।
क्या ये लोग सचमुच अन्नदाता हैं या अन्नदाता के नाम पर खालिस्तान के गीत गाने वाले जूनियर आर्टिस्ट हैं? मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। किसान आंदोलन में खालिस्तानी गीत का ये एक्सक्लूसिव सबूत है। जी न्यूज इससे पहले भी देश को कई बार किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ के सबूत दिखा चुका है और ये बात खालिस्तान ने खुद भी मान ली। साडा देश बेच के खा गया मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन शांतिपूर्ण अभियान है, लेकिन आंदोलन का दमन करके भारत सरकार हिंसा को न्योता दे रही है। खालिस्तान ने कहा है कि अगर किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहरा दे तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा। लेकिन किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ की बात विपक्ष को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस मानती है कि ये किसानों का अपमान है। देश के अन्नदाताओं और किसानों का अपमान है। इस तरह का लांछन लगाना, जो खेतिहर हैं, जो खेती करते हैं, किसानी का काम करते हैं, लोगों को अन्न खिलाने का काम करते हैं, इस तरह का आरोप लगाना निहायत ही घटिया और किसानों को अपमानित करने जैसा है। जबकि केंद्र सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान की मांग करने वाला प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस भी सक्रिय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि ये बात सच है। ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहिए। इससे आंदोलन भी बदनाम होगा और जो उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। जी न्यूज ने लगातार देश को किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री से सावधान किया है। जी न्यूज ने सबसे पहले 30 नवंबर को रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि खालिस्तान की सोच वाले लोग आंदोलन में घुस चुके हैं। किसानों के मुद्दे को जी न्यूज से ज्यादा शायद किसी और न्यूज चैनल ने आज तक नहीं उठाया। आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया। इसके बाद जी न्यूज ने 10 दिसंबर को एक रिपोर्ट दिखाई थी और किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के मौजूद होने के बारे में देश को बताया था। रेफरेंडम 2020 सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है जो विदेशों से संचालित होता है और जिसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मिलती है। इसी महीने की 6 तारीख को सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत खालिस्तान के नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया जाए। खालिस्तान विरोधी ऐसे सबूत दिखाने की वजह से जी न्यूज के किसान आंदोलन में एंट्री बैन कर चुके हैं। हमारी रिपोर्टिंग की वजह से हमें धमकियां भी दी गई, लेकिन बिना डरे हमारी रिपोर्टिंग जारी रही। 8 जनवरी को जी न्यूज ने छिपे हुए कैमरे से दिखाया कि किसानों के आंदोलन के बीचों बीच खालिस्तान का टेंट गड़ा हुआ है और खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया जा रहा है। हमारा साहब किसान का बेटा है, वो काल तक का जथेदार है। 7 लाख लोगों ने चुना और नहीं है। नो आतंकवादी मामला किसान का है। बारी बारी जगतार सिंह की, सिखों की बात, आतंकवादियों की बात आप क्यों करते हो? किसान आंदोलन में शामिल खालिस्तान समर्थक जी न्यूज की रिपोर्टिंग को झूठा बता रहे थे, लेकिन खालिस्तान की मांग करने वाले सिख फॉर जस्टिस ने खुद मान लिया कि किसान आंदोलन के नाम पर अब खालिस्तान हिंसा की साजिश आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जी न्यूज ने किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की साजिशें देश को दिखलाई। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान के एजेंडे का खुलासा किया। जी न्यूज ने देश को सावधान किया कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तान अपनी आतंकी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से किसान आंदोलन में खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले हमसे नाराज हैं। इसकी एक तस्वीर हम आपको कुछ ही मिनटों बाद दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज लोहड़ी की आग में कैसे कृषि कानून को जलाया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये 5 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो लोहड़ी की आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज है, लेकिन किसानों ने इसमें तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया। जगह जगह पर किसान पॉपकॉर्न और तिल के लड्डू भी बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कृषि कानून की कॉपी को जलाया गया है। तो कृषि कानून की प्रतियों को फाड़कर लोहड़ी के मौके पर किस तरह से जलाया गया, विरोध जताया गया अलग अलग जगहों पर। ये तस्वीरें उसी जगह की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध के तौर पर कृषि कानून की कॉपियों को फाड़ा गया और फिर उस आग में जला दिया गया। तो किसान आंदोलन में जी न्यूज का सबसे ज्यादा विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री के सबूत देश को दिखाए। यह हाल तब है जब हमने लगातार कहा है कि जी न्यूज किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करता है और आंदोलन लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। फिर भी किसान आंदोलन में जी न्यूज को गोदी पत्रकार कहा जा रहा है। हमारे खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर ऐसे पोस्टर लगा दिए गए ताकि किसानों के बीच छिपे खालिस्तान के एजेंट हमें रिपोर्टिंग करने से रोक पाएं। एक पोस्टर में पंजाबी में लिखा गया है कि किसान भाइयों, गोदी मीडिया से सावधान। ये सभी जी न्यूज के गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। ये किसान आंदोलन में खालिस्तान की असहनशीलता के सबूत हैं और इसी असहनशीलता की वजह से लोहड़ी जैसे शुभ मौके पर भी देश के प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ मृत्यु गीत गाने वाले खालिस्तान का ये रुदाली गैंग कैसे आंदोलन में घुस आया? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसान देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्रता कर सकते हैं? तो फिर ये लोग कौन हैं जो लोहड़ी के शुभ त्योहार पर मौत की मनोकामना कर रहे हैं? और किसान कैसे इन्हें आंदोलन को बदनाम करने की इजाजत दे रहे हैं? देश में पूरी तरह से किसान इस देश का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहता रहा है। हमेशा किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है और आज भी देश में आप ये बताइए कि कितनी बड़ी आबादी इस देश की 14 करोड़ 30 लोग हैं, वो गांव में खेती कर रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई नहीं करते। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यहाँ हैप्पी लोहड़ी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही हैं। मोदी के लिए मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। तो कौन है ये लोग जिन्हें किसानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जी न्यूज ने 15 दिसंबर को भी ऐसा वीडियो दिखाया था जिसमें लाल सलाम की रुदालियां किसान बनकर प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु गीत गा रही थी। ये वीडियो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के शाहजहांपुर का है, जब जी न्यूज को इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली ये रुदालियां किसान नहीं थी, बल्कि राजनीति की जूनियर आर्टिस्ट थी, जिन्हें किसान आंदोलन में अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने के बाद ये महिलाएं गायब हो गईं। और अब ये रुदालियां दिल्ली में लोहड़ी के मौके पर दिखाई दी। सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं, इनका एजेंडा क्या है और इनका विरोध कृषि कानून के लिए है या देश और देश के प्रधानमंत्री के लिए? क्या ऐसे ही लोग, ऐसी मानसिकता ही समाधान के रास्ते में सबसे बड़ा व्यवधान है? आज लोहड़ी के मौके पर किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई और चेतावनी दी कि ये बिल उनके गुस्से की भेंट चढ़ने वाला है। ये लोहड़ी में बुराई को जलाया जाता है, अच्छाई की कसम ली जाती है। लोहड़ी में हमने 3 कानून की प्रतियां जलाई हैं। आगे के जो प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, 18 तारीख को महिलाएं पूरे देश में इन कानूनों के खिलाफ आएंगी, बाज़ारों में, SDM ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और जितने भी हमारे यहाँ चल रहे प्रोग्राम है उसमें महिलाएं बड़ी गिनती में आएंगी।
लोहड़ी के मौके पर देश में कई जगहों पर कृषि बिल की प्रतियां जलाई गई। ये संकेत है कि किसान उस समाधान के लिए तैयार नहीं है जिसकी पहल सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई है। कृषि कानूनों पर किसान नेता कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात नहीं करेंगे और कोर्ट के आदेश के बाद भी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की धमकी दी जा रही है। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ रहेगा। इसनू और तेज किया जाऊगा। 26 जनवरी को जो साडा ऐलान किया हुआ है दिल्ली में परेड करने का वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर नाराजगी जता चुका है, लेकिन इसके बाद भी जी न्यूज को ग्राउंड रिपोर्ट में बच्चे मिले। कहीं बच्चे प्रदर्शन में शामिल हैं तो कहीं बच्चों से लंगर बनाने में मदद ली जा रही है। किसान चाहते हैं कि संसद का पास किया कृषि कानून किसी भी हालत में रद्द हो और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए सुप्रीम नहीं। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.